अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त। जो सियासी मंजरनामा है उसमें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद क्लैरिटी आती जा रही है कि किस तरफ कौन इस वक्त खड़ा है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक टीज़र दिया होने वाली जो मामलात है उनका, जिसपे एक ख़ास फिगर जो उन्होंने उन अरकान के हवाले से कोट किया जिनकी सपोर्ट अपोजिशन के साथ है। 190 का वो फिगर था। क्या कहा मौलाना साहब ने, जरा सुनिए। हमारे पास हदत मेरा ख्याल में 190 तक पहुंच चुके हैं तादाद। जिसने गायब हो जाना है वो हो चुके हैं। उनको बैरून मुल्क भेजा गया है, वफूद कृष्णा नाम पे भेजा गया है, सरकारी जहाज़ों में भेजा गया है, सरकारी खर्चे पे भेजा गया है। एयरवाई न्यूज़ ने कल फिर एक खबर ब्रेक की कि जो सिंध हाउस के अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा गया है, और वो खबर की आज तस्दीक उस वक्त हुई जब वो उन लोगों के इंटरव्यूज़ टेलीविज़न के ऊपर आए सामने। राजा रियाज साहब थे, नूर आलम खान, इस समेत तकरीबन कोई 11-12 के करीब लोगों ने इस वक्त पब्लिकली अपना आप को शो कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। राजा रियाज साहब ने क्या बताया, ज़रा देखिए। लॉजिस में पिछले दिनों पुलिस ने रेड किया और अपोजिशन के MNAs को तशद्दुद भी किया और उठा के थाने भी ले गए। इस वक्त वोट की ज़रूरत है। जिसको ज़मीर ने इजाज़त दी वोट देंगे। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूँगा मुस्लिम लीग नून से। मुझे इस वक्त सिर्फ इमरान खान की जो तरीका हुकूमत है उससे इख्तलाफ है बस। कोई नहीं, हम तो कोई छुपे नहीं है, आपके सामने बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि इस पे हुकूमती रद्द-ए-अमल भी लें, साथ साथ PMLN जो है जिस हवाले से वो क्या सोच रही है, कुछ उधर से भी हम आज एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। टेलीफोन पे हमारे साथ होंगे वहाँ से रमेश कुमार साहब भी कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। अक़लियती रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। वो तो ये बात कह रहे हैं कि जी कुछ वफाकी वुज़रा भी हैं जिनके नाम इसमें शामिल है। मेरा ख्याल है पहले रमेश साहब ने जो कहा है वो आपको सुनवा देते हैं कि वो वफाकी वुज़रा के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो क्या है। ये थोड़ी देर तक हम सुनवाते हैं आपको, लेकिन अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे तारुफ करा दूँ। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सईद काजी साहब लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आज जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आज ये कुछ हुकूमत के साथ भी ऐसा है और अपोजिशन के साथ भी अगर हम कहें तो ये कुछ ऐसा ही है। खुशियां मनाने का जो आज दिन है अपोजिशन का, वो इतनी भी कोई उसमें ओवरऑल ये कोई बेहतर शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की। शुक्रिया मारिया। मैं तो ये 5 जुलाई 1977 से देख रहा हूँ। मेरे लिए ये कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जितनी पॉलिटिक्स डिसग्रेस होनी थी हो चुकी है, जितने पॉलिटिशियंस जो है वो डिसग्रेस होने थे हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह उनकी ज़बानें भी अभी आज आपने एक चैनल पे एक चैनल पे सुना होगा, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है इससे ज़्यादा और हो क्या सकता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मतवातिर और तवातिर से हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। मुझे याद है 70s की पॉलिटिक्स भी याद है, 60s की भी पॉलिटिक्स याद है। उस ज़माने के पॉलिटिशियंस उठा के देख ले, उनसे लाख इख्तलाफ हो सकता था, आपको नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता था, सियासी इख्तलाफ हो सकता था, लेकिन उन पर करप्शन के वो इल्ज़ामात नहीं थे। बदकिस्मती से अयूब खान के ज़माने में जो 2-3 कवानीन आए, उसके तहत 200-250 पॉलिटिशियंस को सियासत से ही बाहर कर दिया गया, और उसमें वो पॉलिटिशियन भी शामिल थे जो बानियाने पाकिस्तान कहलाते थे, वो भी सियासतदान शामिल थे। अब आज की जो सियासत है वो मेरे लिहाज से सियासत नहीं हो रही, वो सिर्फ कारोबार हो रहा है। वो एक मार्केट सजी हुई है, उस मार्केट में अब दोनों तरफ से देख लें, आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। आप 2018 का इलेक्शन ले लें, आप 2013 उसके बाद के इलेक्शन ले लें, आप IGI का दौर देख लें, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स देख लें, कोई चीज मेरे नुक्ते नजर से तब्दील नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा नीचे चले जा रहे हैं। उसी का एक तसलसल है, बिल्कुल। एज ए डेमोक्रेट, और मुझे एज ए डेमोक्रेट शर्मिंदगी हो रही है। ये जिस तरह की सियासत हो रही है उससे शर्मिंदगी हो रही है। और आज कल फर्ज करें इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी आ जाते हैं जी, तो क्या वो कोई मॉरल विक्ट्री होगी?
क्या वो कोई पॉलिटिकल विक्ट्री होगी इमरान खान साहब की? जी, अगर ये जो लोग छोड़ के चले गए हैं इनको वापस ले लिया जाता है तो कोई मॉरल विक्ट्री होगी, कोई पॉलिटिकल विक्ट्री लेकिन होगी। मजहर साहब दूसरी तरफ भी मैं बल्कि सईद काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी कि जो ये इसमें कोई विनर और लूजर शायद इमीडिएटली तो हो कि भाई ठीक है अपोजिशन ये जो पीडीएम है नंबर गेम में वो आगे बढ़ गए हैं, पीटीआई जो है वो नंबर गेम में इस वक्त शायद क्या यकीनन जो इस वक्त नजर आ रहे हैं वो अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएगी अनलेस कोई बहुत ही मैजिकल हो जाए, जैसे कि वुज़रा कह रहे हैं जी हमारे पास है आखिरी एक तरीक़ेकार, लेट्स सी व्हाट इज इट। लेकिन इसमें इन लॉन्गर रन सईद काजी साहब कोई विनर या कोई विनर नहीं है। मारिया विनर तो नहीं है, लूजर। मेरी आवाज शायद आपकी जी आपको मारिया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हमें आपकी आवाज आ रही है जी। आरिया जी जी मारिया इसमें लूजर तो इस मुल्क के अवाम है और मदर अब्बास साहब ने बड़ा सही नक्शा खींचा है। मैं इसको थोड़ी और अंदाज में बात करता हूँ। ये बिल्कुल इस तरह लगता है किसी प्लाट पर दो ग्रोहों के कब्जे की लड़ाई को जरा मैग्नीफाई करके देखें। ये इस तरह की शक्ल नजर आती है। मगर मैं जरा आगे की बात करता हूँ। द फाइट इज नॉट ओवर, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर दूसरी तरफ से भी गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना कि हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तीसरी बात ये है कि जो खान साहब के खबरें आई हैं वो ये है कि वो आखिरी वक्त तक और आखिरी बाल तक उन्होंने कहा है हमने लड़ना है, और जो कुछ भी एज अ पीएम उनके पास सिवाय असेंबली तोड़ने के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। और ये तमाम हमारी इतला के मुताबिक ऑप्शन जो हैं वो उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें ज़ेर गौर आए हैं। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ा अंडर प्ले किया गया है इसको। मगर एक बात तमाम लोग कह रहे हैं, अली जैदी साहब से मेरी बात हुई जो मैंने सुना कि जी हम तो लोगों को कह रहे हैं लोग बाहर आना चाहते हैं, यानी एक अवामी सतह पर भी कन्फ्रंटेशन का इंडिया गवर्नमेंट ने दे दिया है, विच इज नॉट गुड ओमन। डेमोक्रेसी तो जो वैसे दुनिया में ही ये लिबरल डेमोक्रेसी पिट रही है हर जगह पे इस माल और इस धन दौलत और इस क्योंकि ये समझ लें कि यहाँ आज दो बड़े काले धन के जो सेठ हैं उनके टकराव हो रहे हैं। अच्छा, ये कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है इसको जो हमने पढ़ी थी। मैं बात खत्म करता हूँ जी। वही अब हमारे साथ ही रहिए आप काजी साहब और मजीद साहब। हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, फाकी वज़ीर इत्तलात। चौधरी साहब ये जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं इसका शेख साहब ने जिक्र किया गवर्नर राज के बारे में, उन्होंने एक मुमकिनात में से एक इशारा दिया। क्या ये कोई सीरियस सोच है? कोई ये बात डिस्कस हुई है किसी मीटिंग में, किसी बैठक में? क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है सिंध में गवर्नर राज के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं आप लोग? देखिए जी, शेख रशीद जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और जाहिर है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास ये रिकमेंडेशन जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री कर सकती है हुकूमत को। और आज शेख साहब ने बात की है, बट मुझसे बाद में बात उनकी हुई, उन्होंने कहा वो बाकायदा इसकी समरी मूव कर रहे हैं फॉर इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल इन सिंध। तो अगर वो उसको मूव करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली जाहिर है उसको उसके लॉ के मुताबिक उसको देखेंगे। ठीक है, और ये जो समरी मूव करनी है ये कल के दिन के अंदर हो जाएगी? इसके बाद टाइमलाइन भी है उन्होंने बताया है? ये मेरी उनसे टाइमलाइन के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि वो समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने बाकायदा यहाँ पे जिस तरह से पुलिस भेजी और उनके पास एविडेंस है, जिस तरह से पैसे यहाँ पे जहाज पे आए, और जिस तरीके से सिंध हाउस को इस वक्त एक बाकायदा लोटा हाउस में चेंज किया गया, उसकी वो समझते हैं कि उनके पास एम्पल एविडेंस है और ये अलाउ नहीं किया जा सकता इस तरह की हरकत। ये तो जाहिर है फेडरेशन के खिलाफ, ये तो बगावत के जुमरे में आएगी जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने किया है। सही। और उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर भेजेगी तो ज़ाहिर काबीना उस पर गौर करेगी। लेकिन इसके ऊपर राय क्या है? चले वो तो आपके इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गवर्नर जो राज है सवाले से क्या राय है? क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है या कोई ज्यादा अग्रीमेंट लोगों का इस बात पे है कि ये मूव होनी चाहिए समरी? सिंध हुकूमत का रोल तो बहुत गंदा है, इसके तो ऊपर तो कंसेंसस है, और लेकिन जाहिर है कि इसकी लीगल देखना पड़ेगा।
اور جب سمری آئے گی تو اس کو اس وقت دیکھیں گے. اگلے ظاہر چند دنوں میں ہی ہوگا. پر آپ لائر بھی ہیں فواد صاحب اور obviously سیاسی طور پہ بھی آپ معاملات کو سمجھتے ہیں. دونوں اینگل سے ذرا بتا دیں, سیاسی طور پہ ایسی کوئی موو اس وقت کرنا, از اٹ اے وائز موو پولیٹیکلی اگر میں بات کروں, کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا, انہوں نے کہا پھر ریاکشن دیکھیں گے آپ. سو یہ تصادم تناؤ بڑھے گا نہیں اس سے اگر اس وقت ایسا ہوگا؟ تناؤ پڑے گا, لیکن تناؤ میں یہ تو نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے بھی. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ لوٹے خریدنے کے اوپر, لوگوں کے ضمیر خریدنے کے اوپر لگایا, جس طریقے سے انہوں نے پیسے یہاں پہ بھیجے, جہاز یہاں پہ بھیجے, اور وہ سندھ میں پینے کا پانی نہیں ہے, انکلوسیو سندھ میں جو صحت کے حالات ہیں اس کے بجائے یہ تو ایک ماڈل فالو کر رہے ہیں نا زرداری اور نواز شریف. اپوزیشن میں ہو, پیسے لگاؤ, اس کے بعد اقتدار میں آ جاؤ, پیسے کماؤ اور پھر لوگوں کے اوپر جو ہے پیسے لگا دو. اس طرح تو جمہوریت نہیں ملک میں چل سکتی. تو ٹھیک ہے تناؤ ہوتا ہے تو ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور لیگلی بھی ذرا بتا دیجئے نا آپ, کیونکہ اس موقع پہ جب آپ خود ایک تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے جا رہی ہے حکومت, اس سے پہلے لیگلی یہ سمری موو کرنا یہ ایک مناسب فیصلہ ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ جب سمری موو کرے گی اس کے اوپر کابینہ پوری اپنی لیگل جو ہمارے لا ہے اس کو اپلائی کرے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. اچھا, آج یہ رمیش کمار صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر وزراء بھی ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے. سو اس حوالے سے کوئی رد عمل دے دیجئے, کیا یہ وفاقی کابینہ کے اندر وزراء سے کے بارے میں بھی کوئی وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلے, کیونکہ باقی تو پتہ تھا ان کو ناموں کا, وہ مل گئی تھی رپورٹ. دیکھیے رمیش کمار تو کوئی کریڈیبل آدمی نہیں ہے کہ جس کی بات کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے. وہ کون ہے یہ کہنے والا, کوئی جب ہوگی پتہ لگ جائے. لیکن آج جو لوگوں نے اپنے آپ کو پبلکلی ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز دے کر باقاعدہ یہ شو کر دیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ موجود نہیں, اس آپ کو لگتا ہے اس سے افیکٹ پڑے گا جو اتحادی ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر بھی؟ بیکاز وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں پہلے تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہیں پھر ہم فائنلی بتائیں گے. لگتا ہے کہ یہ افیکٹ کرے گا؟ لیکن یہ اتحادی ہوں یا یہ جو ہمارے لوگ ہوں, ہم دیکھیے وفاق کے پاس بھی اگر ہم چاہیں آج عمران خان اور پیسوں کے منہ کھول دیں اور وہی کریں جو 1989 میں پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف نو کانفیڈنس بچانے کے لیے کیا تھا, تو یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے. ان کا کیا, یہ جو خواتین ساری گئی ہیں کیا ان کا کیا یہ ضمیر کے اوپر گئی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے, یہ کیسے جو ہے وہ گئی ہیں. اور یہ جو سارے لوگ یہاں پہ گئے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ جن کا ضمیر جاگتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں, وہ ہوتا ہے ضمیر کا. یہ سارے جو ہیں یہ تو پیسوں کے پیچھے گئے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے. اور آج اگر وفاق میں عمران خان یہ اجازت دے دے تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دو ملاتے پیچھے آ جائیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیے میں نے یہ نہیں کرنا, چاہے اتحادی ہوں, ان کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی تھی وہ اس کے اوپر واپس آئے تھے. یہاں پہ جو ہے وہ اپنا یہ لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں اور ہم نے پیسے نہیں دینے اور اس کے جو ہم نے نہ ہی. تو پھر کرنا کیا ہے فواد صاحب, کیونکہ یہ لوگ تو اب ووٹ نہیں دیں گے, انہوں نے ایسے ابھی بتایا ووٹ وہ دیں گے تحریک عدم اعتماد کے حق میں. اچھا, جو آئین ہے, قانون ہے, جو انٹرپریٹیشن مختلف قانون دانوں کی ہم نے پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینے کے بعد آپ انہیں نااہل کر سکتے ہیں, پہلے نہیں آپ ان کو روک سکتے قانونی طور پہ. یہ تو پتہ نہیں کون بڑے سینئر قانون دان کہہ رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. آپ سینئر کو چھوڑ دیں, آپ 63 آرٹیکل 63 1A پڑھیں اگر آپ کے سامنے, اور 1A میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی چیئرمین کنکلوڈز کہ ایک بندہ جو ہے اس نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے تو ہی ول ڈکلیئر دیٹ گائے جو ہے وہ ڈیزرٹر. ووٹ سے پہلے یا ووٹ کے بعد؟ اسپیسیفکلی ووٹ سے پہلے یا ووٹ کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 1A2 ہے. میں آرٹیکل 1A کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی اسکرین کے اوپر چلائیں. آرٹیکل 1A کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے if a person resigns from his party or joins for other party, یعنی اگر ایک بندہ اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے یا دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے اور پارٹی ہیڈ اس کو ڈکلیئر کر دے گا. اب یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور وہ ووٹ جو ہے وہ دیں گے. اب اس کے بعد تو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی شروع ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دوسرا سپریم کورٹ کا 5 ججز کا فیصلہ ہے کہ جہاں پہ آئین میں مدت نہیں دی گئی ڈسکوالیفیکیشن کی, وہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. اچھا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سارے لوگ
जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये दोबारा इलेक्शन, सारी उम्र दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि वजीर दाखिला से बातचीत हुई है और वजीर दाखिला मोस्ट प्रॉब्ली एक समरी मूव करने लगे हैं सिंध के अंदर गवर्नर राज के हवाले से। क्विकली मज़हर साहब, ये मैंने पूछा तो है कि तसादुम, तनाव, ये सारे मामलात इस मौके पे गवर्नर राज के बारे में हुकूमत इसका मतलब बहुत सीरियसली सोच रही है। शेख साहब ने भी कहा, फवाद साहब बस ऑलमोस्ट तस्दीक ही करके गए हैं कि ये पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी। देखिए मारिया, अभी फवाद साहब मेरे सामने 63(1)(a खुला हुआ है और सिर्फ 63(1)(a को सिर्फ 63(1)(a के तहत नहीं पढ़ा जा सकता। उसके बाद जो एक्शन आखिर में लिखा हुआ है वो एक्शन अगेन इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ेगा जी। इलेक्शन कमीशन पे जाएगा और इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा। तो मेरा ख्याल में वो बहरहाल काबिल लॉयर भी हैं, लॉ भी जानते हैं और सियासत भी जानते हैं। मैं तो मेरे सामने तो इत्तेफाक से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने उसको उठा के पढ़ लिया जब वो ये बात कह रहे थे। सही। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है वो जिस तरह इंटरप्रेट कर रहे थे, बाकी उनका राइट है। लेकिन अल्टीमेट देखिए ये लोग कौन हैं जो गए हैं, ये कौन है? ये वही लोग थे जो आए थे या लाए गए थे जी बिल्कुल। हाँ, उनको उस वक्त क्यों एक्सेप्ट किया गया था? आज जो रमेश कुमार के बारे में वो कह रहे हैं, तो रमेश कुमार ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी ना जी, उन्हें क्यों एक्सेप्ट किया गया था? राजा रियाज साहब पीपुल्स पार्टी से गए थे, क्यों एक्सेप्ट किया गया था? पूरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो रातों रात बदल गई थी, बन गई थी, उनको क्यों एक्सेप्ट किया गया था? मज़हर साहब उसी तरीके से एक्सेप्ट किया गया था जैसे अब वो हाथों हाथ एक्सेप्ट किए जा रहे दूसरी पार्टी के अंदर। यही और इसके बाद अगले सेटअप में भी वो ऐसे ही हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अगले सेटअप को वो बतौर एक ये लेगेसी या जैसे कहते हैं ना, ये एयरलूम की तरह वो हर सेटअप को के हाथ उनको कैरी ऑन करते रहते। कहीं मुबैना तौर पे बोरी चल रही है और कहीं मुबैना तौर पे डेवलपमेंट फंड चल रहा है। सही। डेवलपमेंट फंड के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर का क्या मौक़िफ़ था? सर मेरा क्या कहते थे डेवलपमेंट फंड के बारे में? तो मसला ये है कि दोनों तरफ से बोलियां ही चल रही हैं ना, दोनों तरफ से यही चीजें हो रही है ना, यही पॉलिटिक्स हो रही है। ये ब्रेक से वापस आते हैं, इसको थोड़ा सा गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सईद कारी साहब से तो खासतौर पे गवर्नर राज के बारे में बात करके गए हैं। इसमें क्या ऐसे मौके के ऊपर मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क इस तरह के किसी फैसले का? बहरहाल ब्रेक के बाद इससे पूछेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ये हुकूमत के हाथ में इस वक्त अब कार्ड्स हैं क्या? क्योंकि जब इनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप देखिएगा, नंबर गेम जो है वो बाद में वोटिंग के दिन वाले पता लगेगी सारी बात। असद उमर साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर्स जो हैं उनके उतने ही होंगे, इतने वो क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो। इस वक्त ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास? क्योंकि क्लियरली इस वक्त तो वाज़े तौर पे लग रहा है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बज़ाहिर आज के दिन में तो मारिया यही लगता है। और अभी जो मदर अब्बास साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आर्टिकल का जिक्र किया है इन्होंने 63(1)(a का, मगर सवाल एक है, लॉ इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। और कानून की एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़े खूबसूरती से तमीज कर लेता है ताकतवर और कमजोर के माबैन। मैं मिसाल देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में 2 फैसले हैं हालिया तौर पर, जिसमें अकामे पर एक तायात नाअहली है, दूसरे में एक्विटल है। तो ये खेल और है। मगर मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, जैसे कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये इसमें भी एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है जो हो रहा है। ये जो हमें जो फक्की दी जाती है आइन की, कानून की, बालादस्ती की, ये हुक्मरान तबका जो ये आइन भी खुद ही इसने बनाया है, ये अब बड़ी नंगी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। ये ताकत की नंगी लड़ाई है। आइन शाइन ये जो खेल खिलाड़ी हमारे साथ करते रहते हैं ना, वो अब एक्सपोज हो रहा है इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। जिस तरह कहा था ना लेनिन ने कि जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं वो तब्दीली और इनकलाब के अहद में आपकी आंखों के सामने, यानी पहले जो लड़ाइयां बंद दरवाजों के पीछे हुआ करती थी हुक्मरान इशराफिया की, वो अब गली में हो रही हैं, चौराहे में हो रही हैं। और ये अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं और इस निज़ाम की औकात हमें समझ में आ रही है। खान साहब ने भी 3.5 साल इस निज़ाम की खिदमत करके देख लिया कि क्या सिला पाया उन्होंने। तो बात ये है कि एक तो ये पहलू है, ये सम रही बात कि राइट एंड रॉन्ग को भूल जाए आप। ताकत का अपना आइन होता है, ताकत का अपना कानून होता है। और मैं आपको एक और मिसाल इंटरनेशनली देख लें, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काला धन बरतानिया में है, अमेरिका में है या उनके सेफ हेवंस में है, लेकिन फैट ऑफ हमारे ऊपर लगता है। तो ये दुनिया का असूल है, उसी असूल के तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और आखिरी बात ये भी मैं बता दूं कि ये जो आपने कहा है ना कि ये नंबर वाली बात, मैं अभी कुछ बात करना नहीं चाहता
दूसरी तरफ भी है आग बराबर लगी हुई। अच्छा। शायद नंबर उधर से भी कुछ निकल आए अगले ये पूछ लेते हैं ना। हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम काफ से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, हमें ज्वाइन कर लिया। आज की जो हमने ये कार्रवाई देखी है, ये टेलीविजन इंटरव्यूज देखे हैं, पीटीआई के अंदर से जो लोग हैं जिन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया जी कि हम वोट करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हक में, ये देखने के बाद आप लोगों के लिए फैसला करना आसान हो गया है या फैसला ऑलरेडी आप कर चुके हैं, अब सिर्फ बताना है, या फैसला करना मुश्किल हो गया? नहीं जी, फैसला करना मारिया बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने अर्ज किया है पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि हर पॉलिटिकल पार्टी ऑलमोस्ट फैसले के करीब पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि ये फैसला किस दिन अनाउंस होता है। अभी हमारे पास टाइम है 8-10 दिन का, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने सुबह ही अनाउंस करना है। और इसमें मेरे ख्याल में बेहतर फैसला होगा, जो फैसला भी होगा। हमारा फैसला तो चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया हुआ पार्टी ने, तो उन्होंने मुशावरत तकरीबन मुकम्मल कर ली है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मुनासिब मौके पर वो फैसला अनाउंस कर लें। क्योंकि पहले भी आप ये टेलीविजन इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि हम हुकूमत हमसे क्या बात कर रही है, वो अपनी जमात के अंदर के लोगों को पहले मैनेज करे। क्लियरली अगर हम मारिया कहते रहे हैं तो आज साबित हो गया ना, क्लियरली वो मैनेज नहीं हुए, आज ये बिल्कुल साबित जो हमने कहा है मारिया। देखिए, हमको अजीब व गरीब किस्म का बुरा भला भी कहा जाता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमारा एक ही स्टैंड था कि पहले अपने घर को इन ऑर्डर करो, पहले अपने रैंक्स को चेक करो। आप एलाइज को बुरा भला कहने की बजाय, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपके 25, 30, 35 लोग दूसरी साइड पर चले जाएंगे तो इत्तेहादी क्यों ठहरे रहेंगे आपके साथ? सही। कोई जस्टिफिकेशन इसकी है कि इत्तेहादी आपके साथ ठहरे ने? और विदाउट एनी राइम रीजन आपने, मतलब हम तो 3.5 साल से करीब करते रहे हैं। कभी कोई एलिगेशन लगता रहा कि जी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, कि जी ये अनड्यू डिमांड्स कर रहे हैं। कोई कहता है 5 सीटों के साथ ये चीफ मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ पर एक सीट वाला मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी बने हुए हैं, मौजे भी ले रहे हैं, और ये मतलब अपना ऐसी कर रहा है हमारी। यार देखो, लेकिन अल्लाह करे जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो निजाम। आज अब देखे ना, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है जी, इज इट कॉल्ड फॉर? अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे बताइए, मुनीस इलाही साहब जो गए लंदन ये मुलाकातें करने, सियासी मुलाकातें भी करने, उसमें क्या नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात स्केड्यूल्ड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, हमारे इल्म में नहीं है। और वो अपनी फैमिली के लिए गए हैं 2 दिन के लिए, वो संडे को वापस आ रहे हैं। अच्छा। फैमिली को मिलने गए हैं। और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई नवाज शरीफ साहब के साथ या किसी और पॉलिटिकल फिगर के साथ कोई स्केड्यूल है मीटिंग पे। अच्छा, ये जो हुकूमत बात कर रही है खास तौर पे कि जी सिंध के अंदर गवर्नर राज के हवाले से बड़ी सीरियस तजवीज है, इस पे काफ लीग के क्या ओपिनियन है? देखिए जी, गवर्नर राज, मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों सीरियसली इस तजवीज को पे गौर कर रही है। मतलब आखिर जस्टिफाई करेगी ना कि हम क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है कि हम कह रहे ये खरीद फरोख्त देख लें, सिंध हाउस के अंदर लोगों को बुला लिया, पैसे खर्च दिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग तो इस्लामाबाद में है ना। पैसे वाला कौन सा? अगर किसी ने पैसे लिए हैं, इनके पास सबूत है, तो उसको एक्सपोज करें। उनके मेंबर्स तो आकर कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इनके किसी मेंबर को यरगमाल बनाया गया मारिया, तो वोट डालने तो उसने असेंबली में जाना है ना जी। वो उसी वक्त उठकर वो अपने रैंक्स में वापस आ जाएगा कि जी मुझे जबरदस्ती रखा गया था। वो तो मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि जी आप, और यकीन करें कि कोई ऐसी उन पर बंदिश भी नहीं है। मैंने आज खुद 4 मुनहरिफ अरकान को मिनिस्टर्स एनक्लेव में घूमते हुए देखा है। ये अजीबोगरीब सा मीडिया के ऊपर एक तासर है कि पता नहीं जी क्या हो रहा है वहां पर। अल्टीमेटली ये भी आप से उन्होंने ले लिया। आज उन्होंने मीडिया को कहा है जी आकर इंटरव्यू कर ले जिसका इंटरव्यू करना है। और कभी आप कहें गवर्नर राज लगा रहे हैं, कभी ये कहें कि इस तरह। मेरा नहीं ख्याल। चीमा साहब ये बताइए, आई थिंक इट इज टू लेट नाउ। ये टू लेट वाला सवाल ही पूछना था कि देखिए हमने देखा है कि पीटीआई की तरफ से वो शेख साहब ने बात कर दी, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। कोई सख्त जबान, कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं की जा रही काफ लीग के हवाले से। तो अभी क्या वजीर आजम के साथ रिकंसिलिएशन, बातचीत, मुलाकात के दरवाजे खुले या दैट शिप हैज सेल्ड? देखिए जी, ये तो फैसला है चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हाट आई पर्सनली फील, इट इज टू लेट नाउ, इट इज टू लेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट्स टू लेट। मज़ा मेरा ख्याल है फैसला तो बहुत क्लियर है, अब वो सिर्फ वेट कर रहे हैं मुनासिब टाइम का। गालिबन ये
23 मार्च वाला ये जो पूरा इवेंट है फिर हो जाए और उसके बाद ये ऐलान करेंगे, लेकिन आई थिंक कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है कि अभी तक आज तक जो उनकी स्टेटमेंट्स है उसकी रोशनी में काफ लीग का फैसला क्या होगा? बिल्कुल जाहिर है परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यूज अभी जो चीमा साहब बात कर रहे थे उसके बाद रह क्या जाता है? मतलब आप उसके बाद तो वजीर आजम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या उन इत्तेहादियों का इंतजार कर रहे हैं जो 3.5 साल में कोई एक इत्तेहादी इस मौके पे उनके साथ नहीं आके खड़ा हो रहा? क्या वो उन MNAs का इंतजार कर रहे हैं जिनको उन्होंने कबूल किया, जबकि आपका अपना डिसिप्लिन कहता था कि आप उनको कबूल नहीं करेंगे, कि आपकी पॉलिसी थी कि आप लोगों को कबूल नहीं करेंगे? और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आसिफ जरदारी साहब कौन सी मिसालें कायम कर रहे हैं? ये PMLN कौन सी मिसाल कायम कर रही है? एक अदम एतमाद की तहरीक के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ना लाते अदम एतमाद की तहरीक, इंतजार कर लेते। देखिए मारिया 89 में क्या हुआ था, मैं तो विटनेस था 89 का। मुझे ये बताएं 88 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके ये वजारतें, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बाकायदा ब्रीफिंग में बताया गया, तो आपने चले उन्होंने गवर्नमेंट शुरू कर दी। सही। विदिन 9 मंथ्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे लाया गया? इसी शहर में जिसमें मैं रह रहा हूं, इसी शहर में मुझे वो मकानात पता है कि जहां बड़े बड़े लोग गए, MQM को पकड़ा कि भाई MQM मुआहदे में थी पीपल्स पार्टी के साथ, उनसे कहा कि ये गवर्नमेंट खत्म हो रही है, बस आपने वोट देना है। सही। ये उसके बाद क्या हुआ? 89 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हुई। 6 अगस्त 1990 को 58(2)B के तहत उठा के फेंक दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पैसे तकसीम किए ऑपोजिशन ने। किसने तकसीम किए? आज तक 1990 का केस जो है वो टेकअप नहीं किया, उसका फैसला नहीं हो पा रहा। 2016 में पनामा केस का फैसला साल भर में हो गया जी, और मेहरान बैंक का फैसला आज तक नहीं हो पाया। ये है ब्रेक पे जाने मुझे बजर साहब, ये बड़ी ही तल्ख हकीकत है, फैक्चुअली बात है जो जिसकी तरफ आप इस वक्त इशारा कर रहे हैं। आगे का जो मंजरनामा है उसके ऊपर ऑपोजिशन की बड़ी डिसएग्रीमेंट है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ कम बैक, और ये प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। सईद काजी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके नज़दीक इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे? इनके ज़्यादा एग्रेसिव होगी उनके अगले आने वाले जो ये चंद दिन हैं, इनमें उनकी ज़बान, उनका तरीक़ेकार, उनके जो वुज़रा हैं, उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेजेस, या आप देखेंगे कि रिकन्सिलिएशन की भी बात करेंगे बीच में कहीं? मारिया, जो आपने सम अप किया था ना पिछले सेगमेंट का, उसका एंड बड़ा दिलचस्प था। वो मेरे जहन में रह गया। आपने कहा था कि अगर ये आते हैं तो क्या होगा। तो पहले मैं उस पर एक कमेंट छोटा सा कर दूं कि अगर खान साहब हट जाते हैं और कॉमन फौज जिसकी वजह से ये इकट्ठे हैं वो अगर हट जाता है तो इनके डैगर्स जो इनकी आस्तीनों में हैं वो फिर निकलेंगे। फिर छीना झपटी आप देखिएगा। अगर खान साहब चले जाते हैं तो वो शुरू होगी। एक तो मैं आपकी उस बात को, क्योंकि बड़ा आपने अहम सवाल उठाया था, खान साहब की जो शख्सियत है वो लीस्ट फ्लेक्सिबल पर्सन है। वो मेरी इतला ये है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, और उसमें अब कानून वानून तो चलते ही रहता है। हमें पता है यहाँ जितना उसका रूल ऑफ लॉ होता है वो लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और दिस फाइट कैन टेक एन अगली टर्न एज वेल। अगर 27 का जलसा होता है और वो रुक जाते हैं, या जिस तरीके से MNAs कह रहे हैं कि मलफूफ अंदाज में इशारे कर रहे हैं कि आप इस मुबैना जो हो रही है खरीदो फरोख्त, इस पे एहतजाज करें, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ठीक तरफ नहीं जा रही। शायद रियासत के संजीदा हिस्से इंटरवीन करके कोई वाया मीडिया निकालने की कोशिश करें, लेकिन हम फिलहाल एक मुश्किल सिचुएशन में है क्योंकि कन्फ्रंटेशन के मोड में है पूरी तरीके से। मतलब आपको भी यही लग रहा है? तक की खबर है, आपको भी यही लग रहा है या ये स्टेप इन करेंगे फिर जो सीरियस हल्के हैं जिनकी तरफ इशारा किया सईद काजी साहब ने? देखिए मारिया, 77 में क्या हुआ था सईद को याद होगा। मार्च में इलेक्शन हुए थे, PNA ने स्ट्राइक की कॉल दी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में, और उसके बाद उनके एडवाइजर्स ने कहा कि नहीं आप लड़ाई लड़ें। उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके नतीजे में 9 अप्रैल 1977 को लाहौर में गोली चली और फिर हालात खराब होते चले गए।
اور اس سٹیج پہ آ کے مذاکرات ہوئے جو سٹیج بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن فوج نے انٹروین کیا، مارشل لا لگ گیا۔ دیکھیے سب سے قطع نظر یہ فہمیدہ ریاض نے آپ کو بھی شاید آپ نے سنی ہو اور سعید نے بھی سنی ہوگی، یہ آج کے حالات کی اس سے خوبصورت غزل نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم میں زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ مظہر صاحب کی اس جو نظم پڑھی ہے انہوں نے، اسی کے جو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ آبویسلی اس وقت صورتحال جسے کہتے ہیں جتنی انسرٹن ہے لیکن اتنی ہی کلیئر بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے؟ کیا ایک مزید اگریسو اپروچ ہم دیکھنے جا رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں؟ یہ کچھ عرصے تک ہمارے سامنے آیا ہو جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔